हम लोग चैप्टर 3 आज पहला दिन पार्ट 1 और क्लास 12 एमपी बोर्ड अकाउंट, राइट, एमपी बोर्ड अकाउंट। चैप्टर 3 मेरा अलग है और किसी बुक को उठाओगे तो वो चैप्टर 3 आपको अलग मिलेगा, राइट। तो मैं आपको बता देता हूं अभी स्क्रीन पर कि हम लोग एक्चुअल में चैप्टर 3 कौन सा है ना। आपकी बुक में, क्योंकि सारी बुक थोड़ा सा अलग अलग कर सकती है बेटा, तो आपको यहाँ पर ये स्क्रीन पर दिख रहा है चैप्टर 3 पार्टनरशिप जो यूनिट है उसका उसमें ये आपको कहीं बुक में दूसरे नंबर पे मिलेगा, है ना। तो चैप्टर का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर है, चैप्टर 3। अब आप लोग यदि मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो अकाउंट की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में पहले आपको चैप्टर 4 मिलेगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, राइट। फिर आपको चैप्टर 3 मिलेगा। तो आपको पहले चैप्टर 4 ही करना है। जो मेरी प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे यदि आप देख रहे हैं तो जो अकाउंट 12 एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में, तो पहले आपको चैप्टर 4 करना है, फिर चैप्टर 3। मेरा पढ़ाने का कुछ तरीका ही ऐसा है बेटा, है ना। पहले हमने पार्टनरशिप का बेसिक वाला फंडामेंटल चैप्टर करा, चैप्टर 1, फिर गुडविल वाला चैप्टर 2। चैप्टर 3 को मैंने स्किप करके चैप्टर 4 पहले करवाया है। वो क्यों करवाया आपको अगले 15 मिनट में अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर 4 का जो लेवल है वो चैप्टर 3 से हायर है और उस चैप्टर 4 में सब कुछ कवर हो जाता है, 3 का ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो चैप्टर 3 में टाइम दे, फिर चैप्टर 4 में टाइम दे, तो मतलब नहीं है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है। इसलिए मैंने पहले चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर 4 पहले करवाया है, इसलिए पहले वो चैप्टर कवर करें, वो चैप्टर अच्छे से देखें, उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व करें, उसके बाद आप चैप्टर 3 पर आए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम लोग अब आ जाते हैं चैप्टर 3 पर। देखो, चैप्टर 3 का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ रिकंस्टिट्यूशन? देखो, कंस्टिट्यूशन के आगे वर्ड है री। अब कंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से हमारा जन्म होता है, तो हमारे जन्म के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बर्थ, है ना। वैसे ही कोई बिजनेस जब आता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कंस्टिट्यूशन। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हम क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूशन। पर ये कंस्टिट्यूशन नहीं है, इसके आगे क्या लगा है? रिकंस्टिट्यूशन, मतलब पुनर्जन्म। जैसा हमारा पुनर्जन्म होता है वैसे बिजनेस का फिर से जन्म, रिकंस्टिट्यूशन। अब यहाँ पर बिजनेस का नहीं है, ये पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन है। देखो, आप यदि मेरे शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, तो आपको मालूम होगा चेतन और भगत दो पार्टनर हैं, राइट। जब चेतन और भगत ने आपस में मिलकर पार्टनरशिप एक्सेप्ट करी, बिजनेस पहले से चला आ रहा था चेतन का, पर जब भगत उसको ज्वाइन करता है उस बिजनेस में एज अ पार्टनर, उस दिन पार्टनरशिप का, बिजनेस का नहीं, पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन हुआ। सॉरी, रिकंस्टिट्यूशन नहीं हुआ, कंस्टिट्यूशन हुआ। ठीक है, उस दिन से पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। ठीक, अब यहां पर हम देखने वाले हैं रिकंस्टिट्यूशन। सर, आप इतने से शब्द पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इतना सा शब्द ही चैप्टर है, इसके बाद में चैप्टर 4, चैप्टर 5 तभी समझ में आएगा जब इस वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है। नहीं तो तीनों चैप्टर कर लोगे, आपको तीनों चैप्टर में डिफरेंस समझ में ही नहीं आएगा और यही नहीं समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप क्यों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। इसलिए मेरे को वक्त तो दो इस चीज को एक्सप्लेन करने का। तो
रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होगा कि पार्टनरशिप पहले से चली आ रही है, बिजनेस नहीं, बिजनेस तो चल ही आ रहा है। जब दो लोग या कोई लोग मिलकर एक पार्टनरशिप में आते हैं तो फिर से उनकी पार्टनरशिप बनना, उसको हम क्या बोलते हैं, फिर से पार्टनरशिप करने को हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ठीक, अब ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ये यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन एज इट इज थ्योरी में आता है कि भाई रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से आप क्या समझते हैं, तो आप इतना ये थ्योरी, ये जो पैराग्राफ है ये लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा रहा हूं। रिकंस्टिट्यूशन जब जब होगा, थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूं। रिकंस्टिट्यूशन, देखो पार्टनरशिप की मेन कंडीशन क्या है? पार्टनरशिप की मेन कंडीशन है प्रॉफिट लॉस को शेयर करना। यदि दो लोग किसी बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को किसी सर्टेन रेशो में शेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप, राइट? तो यदि, तो मेन पॉइंट क्या हो गया, पार्टनर के बीच में प्रॉफिट लॉस को शेयर करना, क्लियर? तो यदि इस कंडीशन में कोई चेंजेस आ जाए, इसमें प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने की जो कंडीशन है उसमें यदि कोई बदलाव कर देंगे तो हम कहेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसको यहां पर समझो, जैसे मान लो चेतन और भगत, ठीक है? मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं, फुल स्क्रीन कर देता हूं, यहां देखना। चेतन और भगत का 70-30 का रेशो है प्रॉफिट और लॉस का, राइट? यदि आप मेरा शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको मालूम होगा, ठीक है? अब यदि इन्होंने सोचा कि नहीं सर, जैसे भगत ने कहा कि नहीं यार चेतन, मेरे साथ तो तुम बहुत गलत कर रहे हो, मेरे को केवल 30% ही दे रहे हो, राइट? तो इसने कहा कि अब हम बराबर के पार्टनर रहेंगे, मतलब रेशो क्या हो जाएगा 50:50, राइट? तो ये ओल्ड रेशो था, ये क्या हो गया न्यू रेशो, बदल दिया गया। पार्टनरशिप का मेन रीजन जो था उसकी कंडीशन को हमने बदल दिया, तो हम यहां कहेंगे पुरानी पार्टनरशिप खत्म हुई और नई पार्टनरशिप चालू हुई। इसी को रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। सिंपल सा, जब भी रेशो बदलेंगे हम कहेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब रेशो कब कब बदलता है? पहला, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब होता है जो पार्टनर पहले से हैं, जैसे कि चेतन और भगत पहले से हैं पार्टनर, यदि ये अपने रेशो को बदल ले। अपने रेशो को बदलने का मतलब ये नहीं होता कि ये 30 रख लेगा और ये 70 रख लेगा, इनका जो भी रेशो था अब वो क्या हो गया, बदल दिया गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन। शर्त बदल दी गई, पुरानी शर्त ये नई शर्त, इसलिए यहां पर क्या हुआ, रिकंस्टिट्यूशन हुआ। चैप्टर 4 जो कि आप कर चुके हो, उसमें एक नया पार्टनर गोपाल ज्वाइन करता है। तो जैसे ही नया पार्टनर गोपाल ज्वाइन करता है, एक नया पार्टनर बिजनेस पार्टनरशिप को ज्वाइन करता है, तो एक न्यू रेशो आ जाता है, राइट? उस न्यू रेशो के कारण हम कहेंगे कि यहां पर फिर से क्या हो गया, रिकंस्टिट्यूशन हो गया। इस चीज को समझिए, रेशो बदला, रिकंस्टिट्यूशन। तो कब कब, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना रेशो, उनका जो रेशो बदल जाए। दूसरा, जब एक नया पार्टनर आता है तब भी रेशो बदल जाता है, तब भी क्या कहलाएगा, रिकंस्टिट्यूशन। और यदि कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़कर चला जाए, दो रीजन से बिजनेस को छोड़ता है,
या तो वो रिटायर हो जाता है, वो बोलता है मुझे बिजनेस नहीं करना, और या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो भी क्या होगा, नया रेशो ऑटोमेटिकली बनाना पड़ेगा, राइट। तो रेशो तब भी क्या हो जाएगा, चेंज, रेशो चेंज हो गया मतलब रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है। मैंने जो कहा उसको मैं आपको अभी स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, देखिए ये रहा। तो कब कब रिकंस्टिट्यूशन होगा, जब जब सिंपल सी चीज है, रेशो बदल जाए। अब रेशो कब बदलेगा आप उसको ध्यान दो, ये चैप्टर 3 है, ये जो पहली लाइन जो मैं बोल रहा हूं यही हमारा चैप्टर 3 है, ठीक। ये जो दूसरा पॉइंट है ये है चैप्टर 4, और ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट मिलाकर चैप्टर 5 बना है। तो आप इतना पार्टनरशिप में पढ़ते हो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है अमलगमेशन ऑफ अ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। अब इसका मतलब समझो, फिफ्थ पॉइंट का मतलब समझो। देखो चेतन भगत का बिजनेस अच्छा चल रहा है, इनके सामने एक और दुकान है सेम बिजनेस की, वो भी अच्छी चल रही है। ये दोनों आमने सामने की जो दुकान है, ये दोनों एक दूसरे को बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कस्टमर को काफी डिस्काउंट देते हैं, नई नई स्कीम लाते हैं, डिस्काउंट देते हैं ताकि वो एक दूसरे से आगे निकल सके। तो दोनों ने आपस में बात करी कि यार हम एक दूसरे से कंपटीशन करने के चक्कर में हम खुद नुकसान उठा रहे हैं और कस्टमर को फायदा दे रहे हैं। इससे फायदे में कौन है, कस्टमर है। कभी डिस्काउंट मिलता है तो मेरे आते हैं, कभी तुम डिस्काउंट देते हो तो तुम्हारे आते हैं। तो डिस्काउंट देने से हमको नुकसान होता है, हमारा प्रॉफिट कम होता है। तो क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं। यदि हम दोनों एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा, फिर हम हमारी चीजों को बेहतर प्राइस पर, बेस्ट प्राइस पर बेच सकेंगे। समझ में आ रही है बात। फिर कस्टमर का लॉस है, हमारा फायदा है। तो ये दोनों यदि मिल जाएं, और ये दोनों पार्टनरशिप, सामने वाला भी पार्टनरशिप है, हम भी पार्टनरशिप में, दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना लेंगे तो क्या कहलाएगा, अमलगमेशन। फिफ्थ वाला पॉइंट ध्यान दो, अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। तो क्या होगा, रेशो बदल जाएगा, रेशो बदला तो क्या कहलाएगा, रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है। रिकंस्टिट्यूशन समझ में आया। अब हम चैप्टर 3 जो है वो है ये वाला पॉइंट है ना। तो हम चैप्टर 3 में यही पढ़ेंगे कि दो तीन चार जो भी पार्टनर ऑलरेडी हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना रेशो बदल लेते हैं। तो जब भी रेशो बदला जाता है बेटा, तो क्या होता है, जब भी रेशो बदलता है चाहे वो किसी भी रीजन से, ये रहे 5 रीजन, इन पांचों रीजन से रेशो बदलता है। तो जब भी रेशो बदला जाएगा मतलब इन पांचों चैप्टर में, अच्छा एक चीज समझिए, ये जो फिफ्थ वाला पॉइंट है ये आपके लिए नहीं है, 12th में ये नहीं पढ़ाया जाता, ये आपको बीकॉम में पढ़ने को मिलेगा। तो फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे कि इन चारों पॉइंट के लिए हर जगह हर चैप्टर में सेम प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, वो ये रहा, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये चैप्टर 4 होंगे तो हम बोलेंगे एडजस्टमेंट फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। चैप्टर 5 में इसी को हम बोलेंगे एडजस्टमेंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। मतलब तीनों चैप्टर में हमें यही चीजें करनी है, और चैप्टर 4 में आप कर चुके हो, मैं करवा चुका हूं चैप्टर 4 में। इसलिए इस चैप्टर को हम केवल 2 से 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे, क्योंकि इसमें नया कुछ है ही नहीं। सिर्फ ये रिकंस्टिट्यूशन समझाने वाली बात ही नहीं थी, बाकी पूरा चैप्टर 4 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं कि भाई रेशो चेंज होने से किसको प्रॉफिट हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है। फिर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का करते हैं। चैप्टर 4 में हमने देखा था, है ना, कि नए पार्टनर को गेन हो रहा था तो हम उससे गुडविल मंगवाते थे, गुडविल का पैसा मंगवाते थे और सैक्रिफाइसिंग वाले को देते थे। सेम यहाँ पर भी वही करना है। कैसे करना है,
थोड़ा थोड़ा हम जरूर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो भी बैलेंस शीट में प्रॉफिट हमारा बचा हुआ है, रिजर्व और बचा हुआ है, उसको हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, ठीक है, ये हमने चैप्टर 4 में कर रखा है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये भी हमने चैप्टर 4 में कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें करनी होती है तीनों ही चैप्टर में। जो चार जो पॉइंट बताए ना, चारों सिचुएशन में हमें यही करना है, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में और चैप्टर 5 में। मेरे हिसाब के जो चैप्टर 3 है, बुक आपके पास कौन सी बुक है मुझे नहीं मालूम, उसमें कौन सा चैप्टर नंबर है मुझे नहीं मालूम, पर मैं जो आपको नोट्स में दिखा रहा हूं वो ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है ना। सीधा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन करो इसको, है ना, इस पॉइंट को, है ना। तो आपको ये एक्सप्लेन यहाँ पर हो गया, ठीक है। आपको रीड करना चाहिए, रीड करके देखना चाहिए, बहुत इजी लैंग्वेज में है और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल है, देखिए अमित और सुमित दो पार्टनर है, 3:2 का इनका रेशो है, और इन्होंने डिसाइड करा है कि इनका आज से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो रेशो बदल गया बेटा, पहले 3:1 था, 3:2 था, अब क्या हो जाएगा, इक्वल मतलब 1:1, रेशो बदल गया। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि भाई किसको सेक्रीफाइस हो रहा है, किसको गेन हो रहा है, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ओल्ड माइनस न्यू करना चाहिए। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो किताबों में और जो दूसरे टीचर पढ़ाते हैं और मैं जो बोलता हूं उसमें डिफरेंस आएगा। कुछ बोलेंगे अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं उसका रीजन भी बताऊंगा, सब्र करके सुनना, है ना। मैं जो बोलूंगा और जो बुक में होता है दोनों में डिफरेंस क्यों है, क्या है, मैं बताऊंगा, पर ध्यान से सुनो। आप क्या कर रहे हो, ओल्ड माइनस न्यू, मैंने चैप्टर 4 में समझा रखा है। ओल्ड माइनस न्यू करोगे, ओल्ड शेयर क्या था माइनस न्यू करोगे, ठीक। यदि आंसर प्लस में आता है, ये देखो ये यहां पर पहले समझो, माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब है माइनस में आंसर आना। देखो -5 बड़ा है इसलिए आंसर क्या में आएगा, माइनस में। तो यदि माइनस में आंसर आता है तो इसका मतलब क्या होता है, गेन। ये देखो लिखा है, बीइंग नेगेटिव रिजल्ट इट इज अ गेन। और यदि प्लस में आंसर आता है तो उसको हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस, ठीक है। अब इसको डिटेल में देखो, देखो यहां पर अमित सेक्रीफाइस कर रहा है, सुमित गेन कर रहा है, ठीक है। अब इसको डिटेल में देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिलेगा। हम चैप्टर 4 में समझ चुके हैं इसको, तो आप इसको रीड करके देख लो, वही बात है। गेनिंग क्या होता है, अब देखो क्या है, एक बात समझना, रेशो बदले, है ना, या तो वो एग्जिस्टिंग पार्टनर बदल रहे हैं, या एक नया पार्टनर आ रहा है, या एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, राइट। किसी को लॉस होगा, किसी को गेन होगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा, कोई गेन करेगा। कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा। आप कोई अंतर्यामी नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, आपको नहीं मालूम कि यहाँ सेक्रीफाइसिंग का रेशो वाला फॉर्मूला लगाना है, इसको फॉर्मूला बोलेंगे, ये जो देख रहे हैं आप इसको फॉर्मूला कहेंगे, और ये गेनिंग वाला फॉर्मूला है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा, बिल्कुल बेटा एक बात तुमको समझ लो, आपको मालूम ही नहीं होगा कि यहाँ गेनिंग लगेगा कि सेक्रीफाइसिंग लगेगा, क्योंकि आपको मालूम ही है कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो फिर फॉर्मूला की क्यों लगाओगे। एक्चुअल में यदि देखा जाए तो एक क्वेश्चन रीड करने पर आपको कभी नहीं मालूम होगा, बट आप बुक्स में देखोगे कि वो गेनिंग वाला रेशो लगा देते हैं। अब
भाई उनने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है इसलिए उनको मालूम है कि यहाँ गेनिंग लगेगा, तो ऐसे तो याद नहीं रख सकते ना कि इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा लगेगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए आप हमेशा एक ही काम करो, आप हमेशा सेक्रीफाइसिंग, जो ऊपर वाला लिखा हुआ है सेक्रीफाइसिंग वाला रेशो, सेक्रीफाइसिंग वाला फॉर्मूला ही लगाओ, ओल्ड माइनस न्यू ही करोगे तीनों चैप्टर में, और वो 100% सही होगा, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। एक ही फॉर्मूला यूज करोगे, ओल्ड माइनस न्यू। यदि आंसर माइनस में आएगा, जिस पर्सन का माइनस में आएगा उसको हम बोलेंगे गेन हुआ, और जिसका प्लस में आएगा हम उसको बोलेंगे सेक्रीफाइस। हम गेनिंग रेशो वाला फॉर्मूला कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि इसको गेन हो रहा है। समझो इसको, कई बुक में कई टीचर, उन्हें मालूम होता है कि यहाँ गेन हो रहा है क्योंकि वो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो वो गेनिंग वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और बच्चा मान भी लेता है कि हाँ यहाँ गेनिंग वाला फॉर्मूला लगेगा। पर क्यों गेनिंग वाला फॉर्मूला लगेगा, ना वो टीचर एक्सप्लेन कर पाता है, ना वो बच्चा समझ पाता है, और आखिरी में कंफ्यूज होता है। मेरे ख्याल से मेरी बात आप तक पहुंची होगी। कमेंट जरूर करना कि मेरी बात आपको समझ में आती है, या मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, मेरे को यहाँ एक्सप्लेनेशन देना जरूरी होता है, वीडियो बड़ा होता है मैं मानता हूँ, पर ये एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज होता है, कमेंट करता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, फिर वहां पर हर बच्चे को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसलिए वीडियो में ही क्लियर कर दूं, ये मेरी कोशिश होती है। चलिए देखते हैं गेनिंग का मतलब क्या है, सामने आपके स्क्रीन पर है, बहुत इजी है, राइट। इसको सिर्फ आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गेनिंग रेशो क्या होता है, तो अब आपको ये लिखना है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली आपको ये लिखना है, और एमसीक्यूज में गेनिंग रेशो का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड। बस थ्योरी के लिए इसको याद रखना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम सैक्रिफाइसिंग वाला ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल आप देख लीजिए। एग्जांपल है अरुण तरुण पार्टनर है 2:1 में, इन्होंने डिसाइड करा है प्रॉफिट शेयर करना इक्वली, 2:1 को 1:1 कर दिया। हमें कैलकुलेट करना है कि भाई किसको सेक्रीफाइस करा और किसने गेन करा, ठीक। नॉर्मली जो तरीका है, जो ओल्ड तरीका है, ओल्ड पैटर्न है ना, जो आप हर बुक्स में देख रहे हो, हर टीचर से पढ़ते हो, वो यही है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है सॉल्यूशन के रूप में, कि अरुण का रेशो हुआ 2/3 माइनस नया रेशो हुआ 1/2, एलसीएम लिया, एलसीएम का इनटू डिवाइड करा और आंसर आया 1/6। अरुण ने सेक्रीफाइस करा क्योंकि प्लस में आंसर है, तरुण का जब आपने सॉल्व करा तो आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि 3 माइनस का बड़ा है, तो उसने गेन करा। ये ओल्ड तरीका। अब मेरा तरीका जो चैप्टर 4 में मैंने समझाया था, मैं एक बार और आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं, आप लोग बोर्ड पे देखिए। मेरे तरीके से आपको अच्छा लगे तो आप इस तरीके से करिए, आपको नहीं जमता है, आप बुक के तरीके से ही करना चाहते हैं, आप उस तरीके से कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप अपने मर्जी हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। मेरे तरीके में बहुत सिंपल है, ये हुआ अरुण और ये तरुण, इनका ओल्ड रेशो कितना था 2:1 है ना, 2:1, ठीक। ओके, इनका न्यू रेशो कितना है 1:1, कुछ नहीं करना है, बस माइनस कर दो। पर एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर टोटल कितना आ रहा है 3 और यहां टोटल कितना है 2, तो ये इक्वल होना चाहिए, राइट। अभी इस सिचुएशन में ये इक्वल नहीं है, तो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मतलब इस 2 का इंटू ऊपर वाले में और इस 3 का इंटू यहां। बात समझ में आ रही है?
मतलब पूरी इक्वेशन में, तो मैंने 2 का इंटू करा तो ये कितना हुआ 4:2, और नीचे मैंने 3 का इंटू करा तो ये 3। अब आप जरा टोटल देखो, ये भी 6 होता है और ये भी 6 होता है। बस अब बेटा कुछ नहीं करना है, माइनस कर दो। क्या आया +1, और यहां पर क्या आया -1। ये +1, ये टोटल में हमेशा 6 चलेगा, है ना। ये +1 का मतलब हुआ 1/6 और इसका मतलब हुआ 1/6 माइनस के। माइनस का मतलब गेन, तो तरुण क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, राइट। और अरुण क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, क्योंकि प्लस में है, सैक्रिफाइस 1/6 गेन, 1/6 सॉरी सैक्रिफाइस 1/6 गेन। इस तरीके से करोगे ज्यादा इजी रहेगा, बजाय उस घसे पीटे तरीके से जो आपको बुक्स में और ना जाने टीचर्स पढ़ाए आ रहे हैं, ना जाने क्यों चला रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता वो लोग उस घसे पीटे तरीकों को क्यों चला रहे हैं। शायद उन लोगों को ये तरीका नहीं मालूम होगा इसलिए, है ना। पर ये गलत नहीं होगा, ठीक है। स्कूल टीचर आपके गलत बोल सकते हैं, बट बोर्ड के एग्जाम में गलत नहीं होगा, ओके, है ना। स्कूल टीचर आपको बोल सकते हैं अरे अरे ये कहां से सीख के आ गए, ये तो गलत है, चिंता मत करना। बोर्ड की एग्जाम में जो आंसर शीट चेक करते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं अच्छे से, ठीक है, तो उनको चलेगा, ठीक। 8 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, वो करके आते हैं, नंबर उनको मिलते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये क्या हो गया, ये अपना तरीका हो गया, आप जो भी तरीके से करना चाहें, ठीक है। मैं यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये सेम चैप्टर 4 जैसे ही है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, XYZ टीम पार्टनर है, 5:4:1 इनका रेशो था, इन्होंने डिसाइड करा है फ्यूचर प्रॉफिट 3:3:4, ठीक। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तब करोगे जब अलग अलग हो टोटल। देखो इसका टोटल 10 आ रहा है और इसका भी टोटल क्या आ रहा है 10, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर देना। 5 - 3 2, ये देखो 2/10, 4 - 3 1, 1 - 4 -3, तो यहां पर जेड ने गेन करा और एक्स और वाई ने सेक्रीफाइस करा, ठीक। नहीं तो वो पुराना ओल्ड तरीका घसा पीटा आपके सामने है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूं, ठीक है। आप अपने साथ में कॉपी पेन जरूर रखें और कॉपी पेन और ईयरफोन का इस्तेमाल करें, है ना। सोते हुए लेटते हुए यदि आप पढ़ रहे हैं तो मत पढ़ना, कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कोई आप नाच गाने का वीडियो नहीं देख रहे हो कि 2 मिनट में कोई यहाँ नाच के चला जाए और आप उसको लाइक ठोक दो, शेयर कर दो। आप पढ़ रहे हो, क्लास में जिस तरीके से डिसिप्लिन में बैठते हो उसी तरीके से बैठो, ठीक है। और मेरे साथ साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वीडियो को रोको, स्टॉप करो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो, पढ़ना है तो, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, PQR इनका रेशो दिया हुआ है, ठीक। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका हमें निकालना है और सेक्रीफाइस भी निकालना है और गेनिंग भी निकालना है फॉलोइंग केसेस में। मतलब ये अपने आप में 4 क्वेश्चन है। इफ R एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम X, तो वो X को बेटा P कर लेना, तो हम क्या मानेंगे, R 1/5 शेयर किससे ले रहा है, P से। बहुत सिंपल है, R 1/5 शेयर किससे ले रहा है, P से, तो R को प्लस कर देना, R का शेयर कितना है 2/10, देखो जरा, तो 2/10 प्लस 1/5, तो R का नया रेशो आ जाएगा एलसीएम वगैरह लेके, है ना। फिर वो इसमें एलसीएम वगैरह करना पड़ेगा, है ना। मेरे तरीके में थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए वो एलसीएम वगैरह से करना है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में।
और P को माइनस करना। P का शेयर क्या है 5/10, तो 5/10 माइनस 1/5। देखो यहां पर बोर्ड पर देखो आप, P Q R 5 4 1, ठीक। अब पहली कंडीशन में क्या बोला उसने कि R P से 1/5 लेगा, तो सॉरी ये चलते हैं 2 है, मेरे को एक सेकंड देखने दो, मैं कुछ सॉरी ये रेशो इस तरीके से, ठीक है। तो 2 का ओल्ड रेशो क्या है, 2 का ओल्ड ये है, तो वो आर पी से कितना ले रहा है 1/5 ले रहा है, तो आप इसको एलसीएम वगैरह करना, नया रेशो आ जाएगा, नया किसका आ जाएगा आर का, ठीक है। फिर क्यू का कुछ नहीं होगा, क्यू का वही 3/10 ही रहेगा। अब पी का क्या था, तो पी का था ये जिसमें से इतना माइनस 1/5 चला गया, एलसीएम वगैरह करना आ जाएगा, तो आर का आ जाएगा, पी का आ जाएगा, क्यू का वही था, तीनों को बराबर में रखना और तीनों के जो नीचे नीचे जो आता है उसको इक्वल करना। ये सब मैं चैप्टर 4 में समझा चुका हूं कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो नया रेशो आ जाएगा, ठीक। सेक्रीफाइस किसने करा, क्लियर दिख रहा है कि सेक्रीफाइस पी ने करा, और कितना 1/5, और गेन किसने करा आर ने, कितना 1/5, क्लियर दिख रहा है बेटा, है ना। मैं यहाँ ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं क्योंकि चैप्टर 4 में ये सोचने के तरीका मैं आप लोगों को समझा चुका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चैप्टर 4 में आपने दम लगाया होगा, मेरी बातों को समझा होगा, तो ही चैप्टर 3 समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। आर एक्वायर करता है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। अब जरा यहां देखो फिर से, आर जो है एक्स वाई को क्या कर लोगे पी और क्यू, है ना, एक्स वाई को मतलब पी और क्यू, तो आर 1/5 इक्वली रिसीव कर रहा है किससे, पी और क्यू से, तो 1/5 का इक्वल कितना होगा, इसके 2 हिस्से करने पड़ेंगे, इसके 2 हिस्से बराबर होना चाहिए, तो इंटू 1/2 करोगे तो वो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, मतलब एक हिस्सा 1/10, दूसरा हिस्सा 1/10। अब यदि इसको प्लस करोगे तो 1/5 आता है, ठीक है। तो 1/10 वो किससे ले रहा है P से, और 1/10 किससे ले रहा है Q से, तो R का रेशो कितना हो गया, R का जो पुराना था उसमें आप जोड़ दोगे 1/5, है ना भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 1/5 आएगा, है ना, ये आ जाएगा, ठीक। और P का नया रेशो क्या हो जाएगा भाई, पुराना क्या था, पुराना था ये, और कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/10, नया आ जाएगा, ठीक। Q का क्या करोगे 3/10 माइनस 1/10, नया आ जाएगा, तो इस तरह से तीनों के नया रेशो आपका आ जाएगा। सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस 1/10 से कौन कर रहा है Q और P, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया 1:1, ठीक। और R गेन कर रहा है कितना 1/5, 1/5 तो R क्या कर रहा है गेन कर रहा है, ठीक है। चलिए और फिर क्या हो गया, तीनों ने इक्वली शेयर करना है, मतलब 1:1:1, तो वो तो आप कर लोगे, ओल्ड ही हो गया, न्यू क्या हो गया 1:1:1, है ना, तो ओल्ड माइनस न्यू करना आ जाएगा, ठीक। इसको समझो, इफ आर एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ एक्स, तो एक्स को यहां पर पी करो, और 1/6 फ्रॉम वाई, ठीक है। अब देखो यहां लिखा है ऑफ, ऑफ, फ्रॉम, ऑफ और फ्रॉम में क्या अंतर होता है चैप्टर 4 में समझाया है मैंने, है ना। यहां देखो क्या कहा, आर पी
का, जब भी ऑफ आता है, ऑफ का मतलब होगा का, और का मतलब होता है इनटू। अभी हम फ्रॉम कर रहे थे तो माइनस कर रहे थे, अभी ऑफ है मतलब का मतलब होगा इनटू। तो आर पी से 1/5, पी का 1/5 लेगा और क्यू का 1/6 लेगा, मतलब पी सेक्रीफाइस करेगा कितना, पी सेक्रीफाइस करेगा अपने हिस्से का मतलब इनटू 1/5, 5/50, और Q अपने हिस्से का, तो Q का अपना हिस्सा कितना है 3/10, उसके हिस्से का कितना लेगा 1/6। तो का जब आता है ना बेटा इनटू करते हैं, और फ्रॉम आता है तो माइनस करते हैं, तो 3/60। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना होता है, इनको इक्वल करना होता है, ये 50 है 60 है, तो इक्वल करो आप इसको। कैसे करोगे वो पुरानी बातें हैं, आपको सीखना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है छोड़ दो, क्यों, क्योंकि एमपी बोर्ड में ऐसा कुछ आता नहीं है, पर फिर भी आपको आना चाहिए। और ये 6th-7th की बात है बेटा, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगा इसको इक्वल कैसे करना है यार। इसमें 6 का इनटू कर देना ऊपर नीचे, और इसमें 5 का कर देना, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो फिर रेशो आ जाएगा बराबर। ठीक है, अब P ने इतना सेक्रीफाइस करा, C ने Q ने इतना सेक्रीफाइस करा, ये जो भी इक्वल वाला आ जाएगा, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो R का न्यू रेशो होगा। ठीक है, और P के ओल्ड में से जो सेक्रीफाइस करा, जो यहां पर बदलने के बाद आएगा ना बेटा, है ना, ये करने के बाद आएगा, तो P के ओल्ड में से जो सेक्रीफाइस करा उसको माइनस कर देना, तो P का न्यू आ जाएगा। इसी तरह से Q का भी होगा, Q के ओल्ड में से ये जो आएगा इसका आंसर उसको माइनस कर देना, तो Q का आ जाएगा। ठीक है, ये आखिरी वाला पॉइंट यदि नहीं बन रहा है तो छोड़ देना, एमपी बोर्ड इस लेवल पे नहीं जाता बेटा। ठीक है, पर क्वेश्चंस हैं इसलिए थोड़ा सा ट्राई करना। इन सब के आंसर क्या होंगे सर, ये रहे आंसर्स। ठीक है, आप नोट कर लो, वीडियो को रोको, चेक कर लो, है ना। ठीक, अब प्रैक्टिस 3 और 4 आपको करना है, आपके सामने आंसर भी है। और आप देखो एक बहुत बढ़िया बात, प्रैक्टिस 4 में टी को कुछ भी लॉस नहीं होगा, याद रखना, ना लॉस होगा ना गेन होगा, है ना, करके देखना, है ना, ओल्ड माइनस न्यू करो, मालूम पड़ जाएगा आपको। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में हमने क्या क्या देखा बेटा, रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग समझा, और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालना है वो देखा। ठीक है, चलिए तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 में, राइट, जिसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को देखेंगे।